हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस आधुनिक ग्रंथागार का केमिकल कैलकुलेशन का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया। इसमें देखिए, सबसे पहला नंबर का जो सवाल है वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, देखिए, एसटीपी पर 8 ग्राम O2 गैस का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, O2 का मोलिकुलर वेट निकालेंगे। O2 गैस का अनुभार, मोलिकुलर वेट यानी अनुभार निकालेंगे। अनुभार कितना होगा, 16 × 2। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 है अनुभार। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का अनुभार कितना होगा, तो 16 × 2 आ जाएगा कितना, 32। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 8 ग्राम O2 का आयतन कितना होगा। तो चूंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन 22.4 लीटर यहाँ लिखेंगे। चूंकि 32 ग्राम O2 गैस का आयतन इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इसलिए 1 ग्राम का पहले निकाल लें, कितना हो जाएगा 22.4 और डिवाइडेड बाय 32। ठीक, इसलिए हमको निकालना कितना, 8 ग्राम निकालना है। तो 8 ग्राम O2 गैस का आयतन कितना होगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाय 32 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 8। अब 8 को हम काट सकते हैं 32 4 बार में। अब इस 4 को इससे हम काट लेते हैं, आ गया आंसर कितना, 5.6 लीटर। ठीक, अब हम लिख सकते हैं, इसलिए 8 ग्राम O2 का अनुभार इज इक्वल टू 5.6 लीटर, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, CO2 का 1 ग्राम मोल कितने ग्राम के बराबर होगा। तो देखिए, 1 ग्राम मोल चाहे किसी भी गैस का क्यों ना हो, ठीक है, सबका जो अनुभार होता है वही 1 मोल पदार्थ का क्या होता है, मात्रा होता है। तो हम शुरू करते हैं, CO2 का ग्राम अनुभार अगर निकाल लें, बराबर 12 + 16 × 2, 12 + 32 44। तो ये जो 44 ग्राम आया है, यही CO2 का 1 ग्राम मोल का भार है। अतः CO2 के 1 ग्राम मोल का मात्रा बराबर 44 ग्राम, और यही हो गया आंसर। क्लियर है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी गैस के अनुभार 44 है तो उस गैस का 22 ग्राम का आयतन कितना होगा। ठीक, तो जो दिया है वो क्या है, किसी भी गैस का अनुभार दिया है। गिवन गैस का अनुभार बराबर 44, इसलिए अब जब यहाँ आयतन पूछ रहा है तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं कि चूँकि
44 ग्राम गैस का आयतन एसटीपी पर या एनटीपी पर कितना होगा 22.4। यहाँ लिखा नहीं एनटीपी पर, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमको एनटीपी पर ही लेना पड़ेगा, ठीक है, लीटर। इसलिए 1 ग्राम गैस का आयतन 22.4 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है, लीटर। इसलिए यहाँ पे जितना दिया गया है, कितना दिया गया है 22 ग्राम। तो 22 ग्राम गैस का आयतन 44 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 44 मल्टीप्लाइड 22, कट जाएगा 2 से। अब इसको 2 से फिर काट लेंगे 1.2। इसका मतलब क्या है, इसका भार आ गया, अतः 22 ग्राम गैस का आयतन 11.2 लीटर हो जाएगा। आयतन बराबर 11.2 लीटर, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। HNO3 का अणुभार और वाष्प घनत्व कितना होगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं HNO3 का अणुभार कितना होता है। HNO3 का अणुभार निकालने पहले तो हाइड्रोजन का 1 पता है, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। अब इसी को क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इसको कैलकुलेशन करने से कितना आएगा, 15 कर दें यहाँ पे, प्लस 48 कर दें यहाँ पे। अब इसको जब जोड़ेंगे 3 6 तो 63 आया इसका अणुभार, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। अतः HNO3 का अणुभार बराबर 63 एवं HNO3 का वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है, अणुभार डिवाइडेड बाय 2, 63 डिवाइडेड बाय 2, 1.5। तो इसका अणुभार कितना आ गया 63, और वाष्प घनत्व कितना आ गया 31.5। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बोला है, तो H2 का अणुभार 1 इंटू 2 ग्राम, ठीक है। चूंकि 2 ग्राम बराबर 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल का अणुओं की संख्या कितनी होती है, एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। इसलिए 2 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अस्थिर ताप एवं दबाव पर 1 ग्राम मोल गैस का आयतन तथा अणुओं की संख्या कितनी होती है ना। एसटीपी पर, एसटीपी अस्थिर तापक्रम और दबाव को हम एसटीपी कहते हैं, ठीक।
एक 1 ग्राम मोल गैस का आयतन बराबर 22.4 लीटर तथा अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुना 10⁻23। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। सभी गैस के लिए 1 मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है और अणुओं की संख्या 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। CO2 अणु के एक अणु का भार कितना होगा। देखिए, एक अणु का भार पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 1 मोल का भार कितना होता है। तो CO2 का अणुभार निकालते हैं, मतलब 1 मोल का भार निकालते हैं, ठीक है। अणुभार बराबर 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 जोड़ने के बाद 44, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 44 जो होता है वो 1 मोल का भार हुआ, ठीक है। इसलिए CO2 के 1 मोल का भार बराबर 44 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ ये देखना होगा 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। चूँकि CO2 के 1 मोल में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे ये देखिए, चूँकि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का भार बराबर 44 ग्राम। इसलिए एक अणु का भार हमें निकालने के लिए कहा गया, तो क्या होगा 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना पड़ेगा, ठीक। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 इंटू, ये दशमलव हटा रहे हैं तो 3 जीरो यहाँ पे डाल दीजिए और डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻, अगर इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 से काट लेते हैं 22, इसको काट लेते हैं 3011, ठीक है, और कटने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो जितना ही कटा उसको अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 22000 डिवाइडेड बाय 3011 इंटू 10⁻⁻23। अब इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा, यहाँ पे है 3011, ठीक है। तो कितना बार में लगा दे, 7 बार में लगा देते हैं, ठीक है। तो 7 बार में लगा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 77021 लग गया। 3 9 में से गया 7, 2 ये 10 आया तो 9 आएगा, 9 का 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा।
एक जीरो और बढ़ा दें तो पॉइंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे है 3, यहाँ पे 9 है तो 3 से लगा देते हैं तो लगभग आया 7.3 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, और ये आएगा क्या चीज़ में, ग्राम में आएगा। तो इतना ग्राम भार हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए CO2 के एक अणु का भार, ये एक अणु का भार होता है कितना, 7.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और यही क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NTP पर 64 ग्राम SO2 का आयतन कितना होगा तथा इस आयतन पर अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो ध्यान से देखिए, SO2 का अनुभार पहले निकाल लीजिए, कितना होगा 16, एक मिनट, सल्फर है, सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 2, ठीक है, 16 इंटू 2 अब हो जाएगा 32 प्लस 32, यहाँ पे आया 64, कितना आ गया 64। तो 64 जो आ गया है ये होगा इसका अनुभार। ठीक, अब इसका आयतन 64 ग्राम ही पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा कि NTP पर 64 ग्राम SO2 का आयतन कितना होगा। तो चूंकि ये 1 मोल का आयतन है, चूंकि SO2 के 1 मोल का भार बराबर 64 ग्राम, इसलिए 64 ग्राम SO2 का आयतन बराबर 22.4 लीटर। ठीक है, ये पूछ रहा है SO2 का आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर इसका आयतन होगा। और इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो चूंकि ये 1 मोल है इसलिए अणुओं की संख्या, इसलिए 64 ग्राम SO2 में अणुओं की संख्या यानी 1 मोल SO2 में अणुओं की संख्या जितना होगा उतना ही 64 ग्राम SO2 में अणुओं की संख्या होगी। अणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, और यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चले आइए, NTP पर 10 ग्राम O2 का आयतन कितना होगा। यहाँ देखिए 10 ग्राम लिखा O2। सबसे पहले O2 का अनुभार निकालिए। O2 का अनुभार कितना होगा, 16 इंटू 2 32 ग्राम। अब चूंकि 32 ग्राम O2 का आयतन बराबर 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल हो गया, 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन हो गया 22.4 लीटर। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम O2 का आयतन अगर देखें तो 22.4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 32, इसलिए हमको निकालना कितना है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम का आयतन कितना होगा, डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 10। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 224 और डिवाइडेड बाय 32। अब इसको काट लेते हैं, 4 से काटें 8 बार में, 4 × 5 = 20
ठीक है, 8 सत्ती 56, 7 बार में कट गया तो कितना आ गया 7 लीटर। अतः हम लिख सकते हैं कि 10 ग्राम क्या O2 का आयतन बराबर 7 लीटर, और यही हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या x है तो CaCO3 के 100 ग्राम में और CO2 का 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, और उस संख्या का मान भी ज्ञात हो। ठीक है, तो हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या x बता दिया, तो इसलिए H2O का अनुभार निकाल लें तो पता चल जाएगा। अनुभार मतलब 1 मोल का अणुओं की संख्या पता चल जाएगा। अनुभार बराबर 1 × 2 16, 2 + 16 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल, 1 मोल H2O, 18 ग्राम को 1 मोल कहेंगे। ठीक है, बराबर 1 मोल में अणुओं की संख्या, सब बराबर होगा, बराबर 6.022 × 10⁻23। अब बराबर कितना होगा x। अब ये देखिए कि बोल रहा है कि CaCO3 के 100 ग्राम में और CO2 का 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो क्या हम CaCO3 का निकालते हैं 1 मोल, तो उसका भार कितना होता है। तो CaCO3 के 1 मोल का भार बराबर 40 + 12 + 16 × 3। इसको कैलकुलेशन करने से कितना आ रहा है 100 ग्राम। अतः 100 ग्राम CaCO3 बराबर 1 मोल, ये भी 1 मोल हुआ। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा अणुओं की संख्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 × 10⁻23 बराबर x। इसका मतलब यहाँ भी x है अणुओं की संख्या, तो यहाँ भी x ही है अणुओं की संख्या। क्या CO2 के 44 ग्राम में भी अणुओं की संख्या सेम होगी। CO2 का अनुभार अगर निकाल के देखें 12 + 16 × 2 32 + 12 बराबर 44। ठीक, चूँकि 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल CO2 बराबर 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 6.022 × 10⁻23 बराबर x। अर्थात सभी में क्या होगा x होगा, और x का मान क्या होगा, क्योंकि हर जगह x का मान यही है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु, और यही हो गया आंसर। ठीक है, ये भी हो गया आंसर। इसके पहले यहाँ पे देखिए x, एक x यहाँ भी आया था। ठीक है, ये भी आंसर हुआ, और यहाँ भी आया था, इसका भी भार x ही आया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 30 ग्राम कार्बन को वायु में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। 30 ग्राम, ठीक है,
तो 30 ग्राम कार्बन को अगर हम जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, तो ये कार्बन का 12 होता है, CO2 का निकाल लें 12 प्लस 16 गुना 2, एक ही बार लिख दें 44 ग्राम। तो चूँकि 12 ग्राम O2 को वायु में जलाने पर 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। ठीक, इसलिए अगर 1 ग्राम को जलाएं तो कितना होगा? 1 ग्राम O2 को वायु में अगर जला दें तो 44/12 ग्राम क्या होगा? CO2 उत्सर्जित होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा कितना ग्राम है? तो यहाँ पे लिखा है 30 ग्राम, है ना। कितना जलाया गया है? तो 30 ग्राम जलाया गया है। देख लेते हैं कितना ग्राम है। 30 ग्राम है। तो 30 ग्राम अगर जलाया जाएगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा वो भी निकालते हैं। इसलिए 30 ग्राम O2 को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो 44 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 30, काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 × 30। अब इसको काट लेते हैं 22, कितना आया? 110 ग्राम CO2। अतः क्या लिख सकते हैं? 30 ग्राम O2 को वायु में जलाने पर 110 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 ग्राम चूना पत्थर को अपघटित करने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी और प्रतिक्रिया के बाद कितना कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा? तो पहले समीकरण देख लेते हैं। चूना पत्थर CaCO3, इसको हम प्रतिक्रिया करा रहे हैं H2SO4 से। प्राप्त क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा। इसके साथ और क्या बनेगा? CO2 बनेगा, है ना। और क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ज़रूरत किसका है? ये देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का ज़रूरत है और कैल्शियम सल्फेट का ज़रूरत है। इसका निकालें। अच्छा, चूना का भी निकालना पड़ेगा और इसका निकालना पड़ेगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ कहीं पूछा नहीं है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, कितना जल बना। ठीक है, तो जिसका आवश्यकता है उसी को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए 40 + 12 + 16 × 3, इसका अगर हम निकाल लें तो 100 आ जाएगा। इसके पहले हम लोग कर ही चुके हैं। H2SO4 का 1 × 2 + 32 + 16 × 4, इसको अगर हम करें तो 2 + 32 + 64, इसको अगर जोड़ दें तो 4 × 2 = 6 × 2 = 8, 98 ग्राम। और इसका अगर निकालें तो 40 प्लस सल्फ़र का 32 + 16 × 4, इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाए? 40 + 32 + 64, सबको जोड़ दें। 4 × 2 = 6, 6 × 3 = 9, 4 = 13। अब देखिए 136 ग्राम। ठीक है, खूब ध्यान से देखिए, निकालना क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 5 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को लिया है। ये देखिए 5 ग्राम कैल्शियम सल्फेट चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट्स चूना पत्थर को लिया है। ठीक है, और उसको H2SO4 से प्रतिक्रिया करा, तो कितना H2SO4 की आवश्यकता होगी वो पहले निकालते हैं। चूँकि 100 ग्राम CaCO3 के लिए 98 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए अगर 1 ग्राम CaCO3 लेते हैं तो उसके लिए 98 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी।
लेकिन यहाँ पे कहा 5 ग्राम लिया गया है, तो 5 ग्राम अगर CaCO3 लेंगे तो कितना एसिड लगेगा इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पचे 40, 4 45,000 49, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं और डिवाइडेड बाय 100, 0 0 काट सकते हैं। आया कितना 4.9 ग्राम। ठीक, तो 4.9 ग्राम जो आया है ये आया है कितना H2SO4 की आवश्यकता हो, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए 5 ग्राम CaCO3 के लिए 4.9 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, देखिए गौर से। यहाँ लिखा है कि कितना कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो फिर हम चलते हैं, चूँकि 100 ग्राम CaCO3 से 136 ग्राम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक, इसलिए 1 ग्राम में फिर कितना प्राप्त होगा निकाल लेते हैं। 136 डिवाइडेड बाय 100, इसलिए कितना यहाँ बोला 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अगर CaCO3 लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई 5 करेंगे। 6 पचे 30, बाकी 3, 13 पचे 65 और 3 68 बटे 100, पॉइंट 0 कट गया। अब 6.8 ग्राम। ठीक है, तो कितना आ गया 6.8 ग्राम लिख देंगे। अतः 5 ग्राम CaCO3 से 6.8 ग्राम H2 कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।